नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पेंडुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है और कहीं ना कहीं इसका असर कल भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। वैसे वीकली एक्सपायरी के पहले आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, तो अगले आधे घंटे में यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी के दिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा दर्शकों के सवाल के जवाब देंगे, उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उस पर की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे जानकार बताएंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट जो आपका काफ़ी फेवरेट है। इसमें हमारे निवेशक कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको बताते हैं जिसमें आप लंबी अवधि के लिहाज से निवेश कर सकते हैं, उसको खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इस शो में चूंकि हम दर्शकों के सवाल लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, व्हाट्सअप करना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इसमें अपना नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, कितने क्वांटिटी में है, ये सारे चीज़ें जानकारी आप उसमें दें, फिर आपके सवालों पे हमारे जानकार जो है जवाब देंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पे 18 और स्वदेश को फॉलो कीजिए, KKT लिखिए, फिर आप अपने सवाल को इस पर भेज सकते हैं। और आज के जो दो जानकार हमें हमारी मदद करेंगे वो विवेक कारवा है वृद्धि इन्वेस्टमेंट से और दिमाग शाह है एंजल वन से। ये दोनों जुड़ भी चुके हैं, इनसे थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से शेयरों पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले आज देखते हैं कि बाजार में हुआ क्या। बाजार में हमने देखा कि आज लगातार जो दबाव देखने को मिला, वापस से निफ्टी जो है कई बार कोशिश किया, लेकिन हमने देखा कि निफ्टी ऊपरी स्तरों पर टिकने में कामयाब नहीं हुआ। अच्छी बात यह रही कि निफ्टी 17,600 के ऊपर जो है टिकने में कामयाब हुआ। अब निफ्टी के लिए 17,700 का लेवल एक ऐसा हो गया है जहां पे जिसकी संभावना लग रहा है कि कल के सीरीज में शायद वो पार होता हुआ न दिखे वहां उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल लाइटिंग वही देखने को मिली है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि पिछले बीते 2 दिनों से जब निफ्टी कमज़ोर हो रहा था, बैंक निफ्टी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज ये खुद को भी नहीं संभाल पाया और यहाँ भी कम 111 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये भी जो है आज निफ्टी के साथ साथ ये भी कमज़ोर होता हुआ दिखा। अगर बैंक निफ्टी के लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो आज एक बार फिर से बाजार के मूड को जो है IT स्टॉक्स ने ही खराब किया। HCL टेक हो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स जो थे जहां दबाव देखने को मिला। अगर गेनर स्टॉक्स की बात की जाए, निफ्टी के गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें BPCL, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती है। डीवीज लैब लगातार तेजी का रुझान देखने को मिला। बजाज ऑटो एक ऐसा शेयर जो ऑटो सेगमेंट में एक ऐसा शेयर जो लगातार 1 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा और यहाँ भी हमने देखा लगातार मूवमेंट में बीते हफ्ते भी अच्छी रैली लगातार बजाज ऑटो में देखने को मिली थी। अगर बैंक निफ्टी की बात किया तो बैंक निफ्टी में भी हमने कमोबेश आज जो है मिला रुझान देखने को मिला। बैंक निफ्टी में कई स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। जो दबाव वाले स्टॉक्स थे इंडसइंड बैंक, यूएस स्मॉल फाइनेंस, PNB और इस जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला, खासतौर पर आज निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक के गेनर स्टॉक्स की बात किया जहां मजबूती देखने को मिली तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां वापस से थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, जिसमें एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक। कल के ट्रेड में आपको याद होगा कि हमने देखा था थोड़े से सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी थी, प्राइवेट बैंकों में दबाव था। आज थोड़ा उलट कहानी बनता हुआ दिखा, प्राइवेट बैंकों में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली और जिससे बनती हुई दिखी। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स में आज कहीं ना कहीं लूजर के तौर पे जो है निफ्टी IT जो है वो सबसे ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखा, मिड बनता हुआ दिखा। निफ्टी IT देखिए करीब 1.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी ऑटो, FMCG, बैंकिंग स्टॉक्स थे, बैंक निफ्टी बैंक से ज़्यादा दबाव देखने को मिला। तेजी की बात की जाए जो इंडेक्स बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें मेट्रो और एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती थोड़ी देखने को मिली, खरीदारी थी। फार्मा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लगातार मजबूती का रुझान बना हुआ है और रियल्टी भी एक ऐसा है, खासतौर पर जब से RBI की तरफ से पॉज लिया गया है ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर, तब से हम देख रहे हैं कि रियल्टी स्टॉक्स में मजबूती का ही रुझान देखने को मिला। और आज के कुछ हीरो स्टॉक्स की बात किया जहां की अच्छी मजबूती देखने को मिली तो कई सारे शेयर्स है, खासतौर पर मिर्जा इंटरनेशनल। कल भी इस शो में मैंने इसकी चर्चा की थी। कल भी ये शेयर 20% के सर्किट पे बंद होता है, कल 16-17% की मजबूती थी। आज भी देखिए मिर्जा इंटरनेशनल में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज के हीरो स्टॉक्स कह सकते हैं, लगातार 2 दिनों में करीब अच्छी तेजी देखने को मिली। ग्लैंड फार्मा, KRBL, चावल स्टॉक्स में आज के ट्रेड में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। सिंथेटिक साइंटिफिक में हमने देखा मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा चावल में एक और स्टॉक देखिए LT फूड्स, वहाँ भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। कैप्लिन पॉइंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। जिंदल शॉ, रुसिल डेकोर जैसे स्टॉक्स थे। अगर आज के दूसरे हीरो स्टॉक्स को देखिए तो वहाँ भी रुझान जो है तेजी का देखने को, ये तमाम और ऐसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में भी खास तौर पे मजबूती बनाए हुए हैं। और कल भी मैंने ये कहा था आपको कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी कहीं ना
न कहीं देखने को मिल रही है। लार्ज कैप स्टॉक्स भले ही नहीं परफॉर्म कर रहे हो, इंडेक्स भले ही थोड़ा नीचे आ रहा हो धीरे धीरे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिले। हर रोज एक कोई नया सेक्टर होता है जिसमें कि खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखता है। कुछ ऐसे शेयर देखिए जहां पे आज एक साल का ऊपरी स्तर बनता हुआ दिखा, यानी 52 वीक हाई स्टॉक्स की बात करें इसमें JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स थे, TVS मोटर, एपटेक, ग्लेनमार्क हुआ। एपटेक ऐसा स्टॉक्स है जिसके मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी। लगातार एक ऐसा शेयर है जो 52 वीक हाई पे ट्रेड करा। कल भी हमने देखा JBM ऑटो में 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है, ग्लेनमार्क फार्मा भी आज 52 वीक हाई पे बंद होने में कामयाब हुआ। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहां पे एक अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। अब अपने जानकारों से समझते हैं कल एक्सपायरी है तो क्या करना चाहिए। विवेक जी और दिवांग जी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। विवेक जी, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। हमने देखा कि कल एक्सपायरी है और हम जब लास्ट आपसे बात हुई तो आपने कहा था बाजार में थोड़ा तेजी का रुझान देखने को मिलेगा, वो दिखा। क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और होता हुआ दिखेगा? निफ्टी जो है 17,500 17,450 के आसपास वापस से एक बेस लेगा? गुड इवनिंग। देखिए, जैसा पिछली बार हमने बात किया था उस बेसिस पे ही थोड़ा बहुत मतलब मार्केट में बाइंग देखने को मिली। और जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे शायद 16,800 के नीचे नहीं तोड़ेगा करके डिस्कशन होके अपना मार्केट अभी बाजार गया। तो मैं बोलूंगा कि टू फास्ट बाजार काफी मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा गति से ऊपर गया है। और इसके लिए हमको पिछले 2 दिन से ऐसे लग रहा है कि एक करेक्शन वापस आ सकता है। अब मनीष जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि करेक्शन बिकॉज ऑफ और कोई फैक्टर है, लेकिन ये जो एल निनो की बात हो रही है वो एक सीरियस कंसर्न है। जो हीट वेव ऑलरेडी दुनिया भर में मतलब चल रहा है, पर्टिकुलर इंडिया में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया है ये। तो इसका इसका इफेक्ट बाजार को देखने को मिलेगा आगे चल के, मुझे लग रहा है। और जैसे जैसे मानसून के बाजू में आएंगे, क्योंकि मानसून बहुत ज्यादा दूर नहीं है और वहां का प्रेडिक्शन देख के भी बाजार मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और इमीडिएट सपोर्ट करीबन 17,500 तक मार्केट एक बार देखना चाहिए आगे चल के। तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत मेजर करेक्शन की नहीं। सारा डिपेंड करता है कि ये मॉनसून कैसे आएगा और ये एल निनो यहाँ से और सीवियर होता है क्या। आज ऑलरेडी हमने चावल स्टॉक्स में देख लिया है क्या होता है। तो वैसा और नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना बाजार में ओवरऑल। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात मनीष जी ये है कि अगले साल वापस इलेक्शन है, तो इलेक्शन ईयर के पहले कोई भी सूखा या फिर एल निनो थोड़ा खराब हो सकता है, सेंटिमेंट को टेम्पर कर सकता है ये। पे ये विवेक जी की तरफ से रहा कि यहाँ से थोड़ा सौ गिरावट देखने को मिल सकती है। कल भी जब हम कल के टाइम में चर्चा कर रहे थे तो यही दोनों जानकारों जो कल जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि 17,600 17,500 तक आ सकता। विवेक भी यही मान रहे हैं कि 17,500 के आसपास निफ्टी थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। दिमाग क्या राय होगी खासतौर पर निफ्टी बैंक पे आपकी क्या राय होगी? 42,000 का लेवल लगता है टूटेगा या यहाँ वही एक ऐसा जगह जहाँ से वापस से पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है? निफ्टी बैंक की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डेफिनेटली हमने आज करेक्शन देखा है, बट हमें लगता है कि एक रेंज में हमें देखने मिल सकता है। 42,600 की जोन है जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 41,900 41,800 ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो हमें लगता है कि ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी। बैंक जो है दिमाग को लगता है कि दायरे में देखने को मिल सकता है। अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, दर्शकों के सवाल लेते हैं। ऋषि कपूर जी ने सवाल भेजा है गया से, DLF के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास जो है 50 शेयर हैं 380 रुपये के भाव पे। DLF पे क्या राय होगी विवेक आपकी? देखिए, DLF को मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। एक दो कारण है पर्टिकुलरली। एक तो रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है मनीष जी यहाँ से, और आगे चल के भी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में एक बुलिश सिनेरियो बन सकता है। पर्टिकुलरली एक कारण है उसका ये वो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो RBI ने एक फुल स्टॉप लगा दिया था। अब लग रहा है कि फेड भी 25 बेसिस पॉइंट करके यहाँ पे एक वो जो अप साइकिल था इंटरेस्ट का वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो DLF उसका बेनिफिट पूरा लेगा और कंपनी में लगातार ये लोग डेट कम कर रहे हैं और उस बेसिस पे आगे चल के इनके मार्जिन बेटर होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत सस्ते नहीं है, लेकिन हाँ होल्ड आप जरूर कर सकते हो। और आपको करीबन समझ लीजिए कि यहाँ से 6-7% का आप अगर स्टॉप लॉस लगा लो तो अच्छी बात होगी। ये राय आते हुए DLF की तरफ से कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। वर्ल्ड विजार्ड इन्वेस्टर एंड मोबिलिटी पे सवाल आया है, विजय कुमार जी ने अहमदाबाद से भेजा है। 350 शेयर इनके पोर्टफोलियो में 60 रुपये 52 पैसे के भाव पे अगले 5 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं। हाल की लिस्टिंग है। दिमाग क्या राय होगी इसकी पे आपकी?
ये स्टॉक पे डेटा काफी कम है, तो रिकमेंडेशन ये स्टॉक पे कमेंट करना मुश्किल है। करते हैं खासतौर पे वर्ड विजार्ड इनोवेशन। मुझसे पूछ रहे हो? हाँ सॉरी। बिल्कुल विवेक, वर्ड विजार्ड इनोवेशन हाल की लिस्टिंग है, टेक्निकल चार्ट तो बहुत ज्यादा नहीं बनता हुआ दिखा, आपको कैसा लगता है शेयर होल्ड करना चाहिए? टेक्निकल ज्यादा नहीं है, और मुझे लगता है कि फंडामेंटल भी आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिमिलर टू वो जो नाइका और जोमेटो में हुआ था, वैसा एक स्टोरी मुझे लग रहा है। अब टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सॉरी फोर व्हीलर स्पेस में ये लोग ई मोबिलिटी और ईवी वगैरह में ये लोग फोकस कर रहे हैं कंपनी, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, करीबन 1350 करोड़ की कंपनी है ये। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। और फंडामेंटली मतलब बाई कर लो करके बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब मार्केट फैंसी के कारण, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप है इनफैक्ट, उस कारण अगर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन बैकिंग इसका कुछ भी नहीं है। अगर आपको खरीदना हो तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी, आप एग्जिट कर सकते हो इससे। तो शेयर से विजय जी आपके लिए निकलने की सलाह होगी, बहुत ज़्यादा इस शेयर में तेज़ी दिखती नहीं है विवेक जी को। श्री हरि जी ने लातूर से सवाल भेजा है, एंजल वन के बारे में जानना चाहते हैं। 22 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1120 रुपये के भाव पे। देवांग क्या राय होगी एंजल वन पे? सॉरी, कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स। विवेक आपकी क्या राय होगी एंजल वन पे? अब मनीष जी, जो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है ना, देखिए सारे ब्रोकरेज हाउसेस, ऑफ कोर्स मैं भी एक ब्रोकरेज हाउस चलाता हूँ, लेकिन देवांग जी की प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ। आगे चल के मुझे लग रहा है कि जो 2020, 21 और 22 में हमने देखा था, वो फिनोमिनन खत्म हो गया है। अब जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है, मतलब जो 20 और 21 में हम लोग वॉल्यूम्स देख रहे थे, वो वॉल्यूम्स आज के दिन नहीं आ रहे हैं। और एज स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन आप अगर देखो, बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली है। मुझे लगता है कि एंजल में एक बहुत बढ़िया कंपनी हो सकता है अगर मुझे 1000 के नीचे मिले तो फिलहाल कोई भी रैली में आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि आज भी मार्केट में करीबन एक 40 रुपए डाउन था स्टॉक। तो अगर 1000 के नीचे मिले तो डेफिनेटली आपको वापस सवाल पूछना चाहिए, तब तक एक अवॉइड की ही सलाह रहेगी। और ये मापदंड आप कोई भी ब्रोकरेज हाउस पे लगा लो, इंक्लूडिंग माइंड, आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रहे हैं, कस्टमर्स बाहर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो काफी नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट यहाँ से मतलब एक बॉयंसी वापस आती है तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे करेंगे। तो एंजल वन पे ये राय आती हुई श्री जी आपके लिए, आप चाहें तो इसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़े से आपको जो प्रॉफिट है उसको बुक करके चल सकते हैं। संदीप जी ने मास्टर सवाल भेजा, रिलायंस इंफ्रा के 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 166 रुपये के भाव पे। देवांग, रिलायंस इंफ्रा पे क्या राय होगी आपकी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक में हमने देखा है कि एक मोमेंटम देखने मिला है, बट इस तरीके के स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, 154 का इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 165 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक की सलाह देगी स्टॉक में से बुक करने के सलाह को जैसे ही थोड़ा सा आता है, लेकिन आप चाहें तो 154 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। संदीप जी ने दिशा जैन ने आगरा से सवाल भेजा है, ये जानना चाहते हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील के बारे में। 1760 शेयर है इनके पास जिंदल स्टेनलेस स्टील का, 260 रुपये के भाव पे। विवेक क्या रहा होगी स्टील स्टॉक्स पर? हमने देखा थोड़ा मोमेंटम तो बनता हुआ दिखा है। मैं देखिए फिलहाल होल्ड की राय दूंगा, और अगर ये 280 से लेके 300 के बीच में कोई भी कारणवश मिल जाता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दूंगा। दो कारण है, दोनों के मैं बताता हूँ। एक तो होल्ड करने का इसके लिए कि ओवरऑल जो मेटल काउंटर्स है वो अच्छे कर रहे हैं, और लग रहा है कि चाइना का डिमांड यहाँ से पिकअप होगा। लेकिन सिर्फ चाइना के भरोसे हम लोग बहुत बड़ा लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते मेटल सेगमेंट में। इसके भी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अगर मेटल स्टॉक्स बढ़ते हैं तो स्टॉक सारे बढ़ेंगे, मतलब मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्टॉक सारे बढ़ेंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी पे भी। तो मार्केट में वो भी एक सेंटीमेंट खराब करने का एक तरीका समझ लो आप। तो चाइना यहाँ से कितना रिकवरी देगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क है। पिछले 6 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, 280 तक जा सकता है, होल्ड कीजिए, लेकिन उसके ऊपर काफी चाइना का डिमांड पिकअप होना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लग रहा है। तो लिमिटेड शॉर्ट टर्म के लिए यस होल्ड है।
जी साहब, आपके भाव के करीब ही हैं जिस भाव पे आपने खरीदा है, तो 280 के आसपास जब शेयर आता है तब शेयर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर आप दूसरे शेयर में चाहें तो इसको निवेश कर सकते हैं। वीआईपी स्टॉक्स में हमारे जानकार कई सारे शेयर बताते हैं लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से, उन शेयरों को आप देख सकते हैं। आकाश कुमार जी ने धुले से सवाल भेजा है। पेटीएम के 650 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 765 रुपये के भाव पे। वह जानना चाहते हैं कि क्या करें शेयर में, अभी तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दिमाग क्या रहा होगी पेटीएम पे? पेटीएम की बात करें तो हम अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड नेगेटिव है। हमने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, तो फर्दर इसमें करेक्शन दिखने मिल सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। पेटीएम पे ये राय तो भी कि इस शेयर में और दबाव देखने को मिल सकता है। सादिक जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है, पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। 30 शेयर के पोर्टफोलियो में 2660 रुपये का ये एक ऐसा शेयर है जिसने लगातार बाजार को आउट परफॉर्म किया, हालांकि इनको थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। विवेक, क्या राय होगी पीडीलाइट पे? देखिए, पीडीलाइट बोलते हैं ना, नो ब्रेनर स्टॉक है। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। आपको कोई भी दाम में ले लो, आपको प्रॉफिट करके देगा अगर लॉन्गर टर्म में आप ले रहे हो। शॉर्ट टर्म में देखिए काफी दिक्कतों से स्टॉक गुजर रहा है, तो उस कारण स्टॉक में एक धीमापन या फिर इतना कोई बड़ा परफॉर्मेंस अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका बाइंग प्राइस आपको आराम से मिल जाएगा, तो होल्ड कीजिए। फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसके, शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन ज्यादा है, इसके लिए स्टॉक यहाँ से पे स्ट्रगल कर सकता है अगले 2-4 महीने, लेकिन हाँ, आपको वापस उसके बाद प्राइस मिल जाएगा। तो सीधे तौर पे सदिक जी आपके लिए राय है कि पीडीलाइट होल्ड करके चलिए, और इनका जो एक मशहूर ब्रांड है फेविकॉल, जो जिसके ऐड काफ़ी जो है लोकप्रिय होते हैं, तो विवेक को लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। पीडीलाइट को आप होल्ड करके चल सकते हैं। राकेश तिवारी जी ने कानपुर से सवाल भेजा, एलआईसी के बारे में जानना चाहते हैं। 400 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 745 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी विवेक एलआईसी पे? देखिए, आपको अगर आपका प्राइस मिलना है तो मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा अगर करता है और बुलिश बनता है तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। उसका एक ही कारण है कि एलआईसी भी एक म्यूचुअल फंड के जैसे है, जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में बहुत है, तो उसका वैल्यूएशन अगर बढ़े तो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा। लेकिन आप अगर स्टैंड अलोन बिजनेस के रूप में देखो मनीष जी, तो एलआईसी एक ऐसा, क्योंकि हम लोग भी इंश्योरेंस काफी करते हैं, तो एलआईसी का जो भी बिजनेस है ना, मार्केट शेयर वो लगातार पिछले कई सालों से नीचे, एक स्ट्रेट लाइन में ही नीचे ही आ रहा है। तो लूज आउट कर रहा है मार्केट शेयर टोटली प्राइवेट कंपनीज को। जब तक बिजनेस फ्रंट में नंबर्स अच्छे दिखने नहीं लग जाए, और कंपनी, इनफैक्ट कंपनी का फोकस ही नहीं है टर्म प्रोडक्ट्स वगैरह में, वहां पे अगर ये लोग नहीं फोकस करते हैं तो ये स्टॉक इसी रेंज में बने हुए रहेगा। आज का जो भी वैल्यूएशन चल रहा है वो बिजनेस का वैल्यूएशन नहीं है, खाली इन्वेस्टमेंट का जो है वो वैल्यूएशन है। तो अगर बिजनेस नहीं अच्छा करेगा तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो बस प्रार्थना करो कि मार्केट बुलिश हो जाए और बाकी इनके होल्डिंग ऊपर जाए, ताकि ये स्टॉक आपको ऊपर जाके आपको निकलने का मौका दे। तो मतलब इसमें होल्ड बोलूं या बाई बोलूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि क्योंकि काफी फंडामेंटली बिजनेस वाइज वीक लग रहा है। तो होल्ड कीजिए विथ मार्केट, ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा। इस कन्फ्यूजन को जो है थोड़ा तकनीकी चार्ट पे भी शुरू देख लेते हैं। क्या रहा होगी देवांग एलआईसी पे आपकी? एलआईसी की सपोर्ट? बात, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो फर्दर इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट एक सपोर्ट है 530 का, ये लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो और स्टॉक में फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है। तो ये रहा तो है कि एलआईसी में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि विवेक जी भी थोड़ा, उनकी भी राय है कि परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, कैसा ये कैसे करता है एलआईसी, उसके हिसाब से वो उनकी राय ये है कि फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। दिमाग ने जो है 530 रुपये का इन्होंने स्टॉप लॉस बताया है। पूनम श्रीवास्तव जी ने सवाल भेजा है नोएडा से, बजाज फिनसर्व के बारे में जानना चाहती हैं। 70 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1521 रुपये का। ये एक ऐसा शेयर जिसने लगातार बाजार को आउट परफॉर्म किया, हालांकि हमने देखा कि बीते कुछ महीनों में शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला था। बजाज फिनसर्व पे क्या राय होगी दिमाग आपकी? बजाज फिनसर्व की बात करें तो आफ्टर करेक्शन हमने एक अच्छा मूव देखा है स्टॉक के अंदर, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखिए 1270 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 1450 तक के जोन है, वहां तक हमें देखने मिल सकते हैं स्टॉक्स। बजाज फिनसर्व होल्ड करने की सलाह आती हुई प्राची महेश्वरी ने सहारनपुर से सवाल भेजा, भारत वायर के बारे में जानना चाहते हैं। 129 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 160 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी इस पे विवेक के, भारत वायर पे? देखिए, वैल्यूएशन यहाँ पे मुझे कॉस्टली लग रहा है मनीष जी,
और स्टॉक अगर आप देखो तो कंपनी में डेट लेवल्स भी काफी है। इनफैक्ट 3.8 से लेके 4 तक का डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा इसका। तो ऐसा जब रेशियो रहता है तो मैं तो डबली कॉशियस रहता हूँ। आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। आज क्या कारण से ऊपर गया है, तो ये आपको बस मौका दे रहा है कि एक बार इससे आप निकल जाओ। और बहुत ही छोटी कंपनी है, इनफैक्ट माइक्रो कैप है, अंडर 1100 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के आजू बाजू की ये कंपनी है। तो फंडामेंटली मुझे कोई स्ट्रांग नहीं लग रही है। और डेट लेवल्स इतना हाई होता है तो मैं, जैसे कहा, बहुत ही मुझे तो डर लगता है ऐसी कंपनीज लेने में, तो सेल की ही सलाह रहेगी। बाद बार से प्राची जी आप निकल जाइए, 160 के भाव पे लिया तो आपने थोड़ा बहुत मुनाफा ही हो रहा है, इस शेयर से निकलिए, दूसरे शेयर में आप स्विच कर सकते हैं। ऋषभ खेतान जी ने देवरिया से सवाल भेजा, एसबीआई के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 5000 शेयर हैं इसके, 300 रुपये के भाव पे, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है इनको। क्या राय होगी? दिमाग हमने देखा था एक समय एसबीआई में एक अच्छी मजबूती थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों में मुनाफा वसूली देखने को मिला, लेकिन अब एक डेढ़ हफ्तों का ट्रेंड देखिए तो वापस से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा खरीदारी का रुझान बना है, और आरबीआई की तरफ से पॉज भी लगता हुआ दिखा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने को लेके। तो क्या ये ट्रिगर एसबीआई को और मजबूती दिला सकता है? और इनके जो होल्डिंग है 300 रुपये के भाव पे लिया है इन्होंने, क्या कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनके लिए आप? होल बात करें एसबीआई की तो आप डेली चार्ट पे स्टॉक ने डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हमें लगता है कि फर्दर इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। जहां तक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें, 525 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 565 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं एसबीआई को। आते हुए एसबीआई पे होल्ड करके चल सकते हैं। वैसे भी इस शेयर में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को लिए। ऋषभ जी, आपको अच्छा मुनाफा, आप चाहें तो थोड़ा सा मुनाफा बुक भी कर सकते हैं और प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ उस पैसे का। लेकिन कई सारे ट्रिगर्स लगातार है और नतीजों का सीजन है, और हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में जो है लगातार एक दबाव देखने को मिला, खराब नतीजों का असर देखने को मिला। कल एक और आईटी दिग्गज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, एचसीएल टेक के नतीजे आने वाले हैं। कैसे नतीजे रहेंगे जब बताने के लिए हमारे साथ जो है अनीशा जुड़ चुकी है। अनीशा, क्या एचसीएल टेक इन्फोसिस से अलग, टीसीएस से अलग कुछ कमाल करता हुआ दिखेगा, या वापस से एचसीएल टेक में इन्फोसिस और टीसीएस जैसी ही कहानी होती भी दिखेगी? एचसीएल के नतीजों के लिए ऑलरेडी स्ट्रीट बहुत वीक नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो गाइडेंस दिया है फुल ईयर FY23 का, उसके हिसाब से Q4 में डिक्लाइन हो सकता है ऑलमोस्ट 1.4% का, या फिर नंबर फ्लैट रहेगा ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इसके चलते डॉलर रेवेन्यू के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है, और नंबर आएगा $3,220 मिलियन के आसपास। रुपी रेवेन्यू 26,530 करोड़ के आसपास रहेगा, बट जो मार्जिन है वो डिक्लाइन होगा 140 बेसिस पॉइंट से, बिकॉज सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आएगा। पीएनपी सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है Q3 में, वो Q4 में स्लो डाउन होता है, उसकी वजह से मार्जिन डिक्लाइन होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी 5% से कम होगा। न्यू डील विंस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 से 10% कम हो सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा FY24 का गाइडेंस के बारे में नंबर जानना मैनेजमेंट से, प्लस उनका कमेंट्री रिगार्डिंग रैम्प डाउन्स, कैंसिलेशंस और ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन, इन सब पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो सीधे तौर पे नतीजे थोड़े ख़राब आने की शंका है। शुक्रिया अनीशा ये जानकारी देने के लिए। तो ये नतीजों की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट वीआईपी स्टॉक्स की। विवेक, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा नजरिया लंबा रखेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है? तो मनीष जी, मेरा हमेशा एटलीस्ट मीडियम टर्म का व्यू रहता है, और मुझे लग रहा है कि एक का पहला पिक रहेगा, कॉन्ट्रेरियन बेट है ये फार्मा स्पेस में, बायोकॉन। बायोकॉन अगर आप देखोगे मूवमेंट तो बहुत अच्छा करेक्शन होके करीबन अब जाके स्लो एंड स्टडीली बाउंस बैक वापस दिखा रहा है, करीबन 230 के बाजू में चल रहा है। तो फार्मा स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, टीवीज का हम लोग मूवमेंट देख चुके हैं, और ऐसे कॉन्ट्रेरियन मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी करीबन 275 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस जरूरी है, फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है फिर भी, क्योंकि मार्केट जैसे हमने कहा थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एल नीनो वगैरह वगैरह जो भी इफेक्ट है उसका मार्केट वॉलेटाइल कभी भी बन सकता है। इसके लिए एक स्टॉप लॉस लगाओ 205 का, और 275 तक आप बायकॉन देख सकते हो। दूसरा स्टॉक देखिए, दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट। आज प्राइवेट बैंक सारे अच्छे करे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एकदम फ्लैट से थोड़ा सा नेगेटिव था बायस उसका,
लेकिन इस जो रिजल्ट आएगा वो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा आएगा। और जितने भी मतलब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल वगैरह है ये खत्म हो चुका लग रहा है और ये बैंक का फायदा उठाने के लिए रेडी है। तो 870 का इधर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और करीबन 935 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बेसिकली स्टॉप लॉस इधर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बोलूंगा मैं, फिर भी क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा खासा यहाँ से आपको रैली दिखा सकता है। इनफैक्ट 1000 का भी इस टारगेट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की बात कर रहे हैं 935 में मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा। तो आईसीआईसीआई बैंक और बायोकॉन 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह विवेक की तरफ से। दोनों शेयर के टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए हैं, इनको नोट कर लिए और इसके हिसाब से इसको खरीदारी करके चल सकते हैं। बायोकॉन में आपको 205 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, 275 रुपये का टारगेट होगा। देवांग, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? फर्स्ट स्टॉक होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओवरऑल हम बात करें महिंद्रा की चार्ट स्ट्रक्चर पे ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमने आज भी देखा था कि मोमेंटम था स्टॉक में, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें 1190 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट है 1240। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास में देखा है आफ्टर द करेक्शन स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में था और उसमें ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। तो हमें लगता है कि वोल्टास में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। जहां तक टारगेट की बात करें 879 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 832 का। और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 शेयर होंगे जो दिमाग को पसंद है, उनको लगता है कि दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी गर्मी का सीजन है तो वोल्टास एक बड़े ट्रिगर के तौर पे है और वोल्टास जैसे स्टॉक्स में समान तौर पे खास तौर पे गर्मी के सीजन में एक अच्छी मजबूती शेयर में देखने को मिलता है। विवेक और दिमाग, आपका शुक्रिया पीटीएन स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।